वंदे मातरम चैंपियंस। आज की क्लास में हम 28 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको अकेले ही संघर्ष से जूझना होगा। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो कामयाब होने के बाद तो जो लाइन है लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो संघर्ष के दिन होते हैं, जो मुश्किलों के दिन होते हैं, उनमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष से जीत कर हमें मंजिल को प्राप्त करना होता है। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है? तो लीबा का गठन किसके साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? श्रीलंका के साथ। LIBA इसका फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका और इंडिया के मध्य यह गठन हुआ है। भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है और इसके हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष मेनन जी को इसका हेड बनाया गया है। और मित्र शक्ति और स्लिनेक्स युद्धाभ्यास को अगर देखिए तो ये दोनों युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं हमारे? तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होते हैं मित्र शक्ति और स्लिनेक्स युद्धाभ्यास। दोस्ती युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के मध्य होता है दोस्ती युद्धाभ्यास। इंडिया और मालदीव के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? एकता और एक्वेरियन युद्धाभ्यास किसके मध्य होते हैं? इंडिया और मालदीव के मध्य होते हैं। और ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पर चलाया था भारत सरकार ने? तो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था। श्रीलंका का जो लिट्टे संगठन है, इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राजीव गांधी के समय, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो ऑपरेशन पवन के द्वारा जो लिट्टे संगठन है इसे समाप्त किया गया था। या लिट्टे संगठन के विरुद्ध ऑपरेशन पवन प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे, कौन थे? तो अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके जो थे यहाँ के प्रधानमंत्री, वो कहाँ पर? भारत यात्रा पर आए थे श्रीलंका के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है अमेरिका की सीनेट ने। तो जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जो NIH है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान USA में, इसमें जो है सीनेट के द्वारा निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है जय भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का सीनेट ने किसे जो निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो भारतीय जो वैज्ञानिक है जय भट्टाचार्य, इन्हें नियुक्त किया जाएगा यहाँ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक। USA की बात करें तो USA में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ के JD वेंस है। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। और अधिकतम कितनी बार यहाँ पर कोई राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है USA में। और किस पार्टी से? तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात करें भारत में संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन है। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, वैसे यहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। और इसके 2 अंग होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट और प्रतिनिधि सभा इसके 2 अंग होते हैं। अगर देखें FBI जो यहाँ का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संस्था है, इसका हेड अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल जी का नियुक्त किया गया है। काश पटेल जी को फेडरेशन ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का। IB के हेड कौन बने? तो IB के हेड अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड जी को बनाया गया है। जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, इसका हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलसी गबार्ड जी को नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा नीति आयोग के, इन्हें जो नीति आयोग है इसका पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। राजीव गौबा जी जो कि पहले हमारे कैबिनेट सचिव थे, राजीव गौबा जी को नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की अगर बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को इसे स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। सहकारी संघवाद पर यह आधारित होता है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। और CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम जी इसके CEO है नीति आयोग के। अगर बात करें वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव कौन है? तो T सोमनाथन जी वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव है, ध्यान में रखना है। और राजीव गौबा जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया है।
अगर बात करें जो सेकेंड इसरो का सेकेंड प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ पर? कुलशेखरपट्टनम में। कुलशेखरपट्टनम में इसरो का जो है सेकेंड प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। और कुलशेखरपट्टनम कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और अभी इसरो के हेड कौन बने? तो वी नारायणन इसके हेड बने इसरो के अभी हाल ही में। और अभी इसने अपना 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो GSLV F-15 ने इसके द्वारा जो अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, और इससे NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया था, जो नेविगेशन की पीढ़ी का सेकेंड उपग्रह है। GPS कहाँ का जो नेविगेशन सिस्टम है? तो यह USA का GPS सिस्टम क्या है? जो USA का GPS सिस्टम है GPS। और भारत का जो GPS सिस्टम है इसका नाम क्या है? तो भारत का GPS सिस्टम का नाम है नाविक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है बाजार पूंजीकरण के आधार पर? तो यह JSW स्टील है, जो कि भारत की मार्केट कैप अर्थात बाजार पूंजीकरण के आधार पर। तो बाजार पूंजीकरण क्या होता है? तो एक शेयर की कीमत इंटू शेयरों की संख्या, उसमें जो एक शेयर की कीमत है और कुल शेयरों की संख्या है, इसका जो गुणन, जो शेषफल या जो इसका प्रतिफल आएगा, जो इसका आएगा, उसको मार्केट कैप कहा जाता है। अर्थात एक शेयर की कीमत, अगर मान लीजिए एक शेयर की कीमत 10 रुपये और कुल शेयर 5 है, तो इनकी जो कितनी प्राइस हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही एक शेयर की कीमत इंटू शेयरों की कुल संख्या, तो शेयरों की कुल संख्या, इसके द्वारा जो मार्केट कैप है बाजार पूंजीकरण को निकाला जाता है। तो मार्केट कैप के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बन गई है? तो JSW स्टील कंपनी बन गई है। और इसके हेड कौन है, इसके प्रमुख कौन है? तो सज्जन जिंदल जी इसके प्रमुख है। और जो JSW स्टील है, यह सबसे बड़ी मार्केट कैप के आधार पर स्टील की कंपनी है विश्व में। अगर टिस्को की बात करें तो यह भारत में सेकेंड स्थान पर है। टिस्को कंपनी भारत की सेकेंड बिगेस्ट स्टील कंपनी है टिस्को की स्थापना कब होती है और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो जो साक्षी है, साक्षी जमशेदपुर झारखंड में इसे स्थापित किया गया था जो है टिस्को को। और कब इसकी स्थापना होती है टिस्को की? तो 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। और कहाँ पर? साक्षी जमशेदपुर झारखंड में इसे स्थापित किया गया था टिस्को को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन जी को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेड नियुक्त किया गया है। और आज़ादी के बाद जो हमारे स्टील प्लांट स्थापित किए गए, इनको हम देख लेते किस देश की सहायता से हमने इन्हें स्थापित किया था और किस राज्य में इन्हें स्थापित है। बोकारो नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो यह झारखंड में स्थित है और रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में इसमें इसे स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में स्थित स्टील प्लांट है और जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है यह वेस्ट बंगाल में स्थित है और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, इनको सेकेंड 5 ईयर प्लान में तीनों को जो है निर्मित किया गया था या स्थापित किया गया था। एक और भद्रावती स्टील प्लांट है, जिसे विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती या विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है थिएटर डे मनाने की? तो 1961 से इसे मनाने की घोषणा होती है। और थिएटर क्या होता है? तो अगर समाज को आईना देखना है, अगर समाज की हकीकत देखना है, समाज में क्या चल रहा है देखना है, तो थिएटर को जो है समाज का आईना कहा जाता है। अभी वर्ल्ड पर्पल डे भी मनाया गया है, बैंगनी रंग वर्ल्ड पर्पल डे। तो यह मिर्गी के प्रति जो जागरूकता है, उसे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड पर्पल डे भी मनाया गया है। कुछ मार्च के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 24 मार्च को हमने टीबी दिवस मनाया है। टीबी दिवस कब मनाया हमने? 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके कारण टीबी होता है। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस और खुशहाली हैप्पीनेस डे कब मनाया गया? 20 मार्च को। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया। और बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च को शहीद दिवस और मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। और पहली बार हमने ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी मनाए। तो 21 मार्च को हमने ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप
रूप में भी मनाया गया है। और 12 जुलाई को किस रूप में मनाने की घोषणा हुई है, तो होप डे जो आशा का दिवस है इस रूप में मनाने की घोषणा हुई है 12 जुलाई को। 25 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है, तो फुटबॉल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार मनाने की घोषणा हुई 25 मई को। और 30 मई को क्या मनाने की घोषणा हुई है, तो जो आलू दिवस है यह मनाने की घोषणा कब हुई है, 30 मई को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शिनी का संबंध किससे, तो जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शिनी यह किसकी नई प्रजातियां हैं, तो अदरक की नई प्रजातियां हैं। जिंगीबर, जगन्नाथी किस्म, जिंगीबर से आप याद रख सकते हैं अदरक की, और जगन्नाथी से याद रख सकते हैं आप ये उड़ीसा की है। तो जिंगीबर, जगन्नाथी किस्म और प्रियदर्शिनी ये 2 किस्मों को अभी खोजा गया है, और ये अदरक की 2 नई किस्में हैं। और कहाँ पर मिली है, उड़ीसा में मिली है। उड़ीसा का जो सुमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर इन प्रजातियों को खोजा गया है। अभी हाल ही में अदरक की एक और प्रजाति मिली थी, कौन सी थी, तो सुरसा किसकी प्रजाति है, अदरक की प्रजाति है। यह भी कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी, कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किसकी जो नई किस्में थी, तो ये नारियल की नई प्रजातियां थी, कल्पा स्वर्णा और कल्पा स्वर्णा। और कल्याण सोना किसकी नई प्रजाति है, तो यह गेहूं की नई प्रजाति। कल्याण सोना किसकी नई प्रजाति है, गेहूं की नई प्रजाति है कल्याण सोना। और कल्पा स्वर्णा किसकी है, नारियल की नई प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा, सहकार का संबंध किससे है, तो सहकार आधारित सेवा, सहकार का संबंध किससे, तो टैक्सी सेवा से यह संबंधित है। और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। सहकार सेवा यह स्टार्ट होगी, अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री इन्होंने इसकी घोषणा की है। और सहकार सेवा क्या होगी, टैक्सी सेवा होगी, जो कि उबर और ओला जो टैक्सी सेवा देते हैं, उबर और ओला के कंपटीशन में लाई जाएगी सहकार सेवा। इससे क्या होने वाला है, तो जो सहकारी समितियों के बीच बिचौलियों को, सहकारी समितियों के बीच इसे लाया जाएगा और बिचौलियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। और जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवरों को सीधा इससे लाभ होने वाला है। जो बिचौलिया कंपनी है इनको जो है हटाया जाएगा, या जो बिचौलिया है इनसे छुटकारा दिलाकर जो ड्राइवर है सीधा उसे लाभ देने के लिए सहकार समितियों के बीच बिचौलियों को समाप्त करने के लिए जो उबर और ओला के जो कंपटीशन में टैक्सी सेवा को लाया जाएगा। अगर बात करें 5G बाजार की, तो विश्व का सबसे बड़ा 5G बाजार कौन सा है, तो चीन विश्व का सबसे बड़ा 5G बाजार है। दूसरे स्थान पर अब भारत आ चुका है, पहले यूएसए दूसरे स्थान पर था, और अब 5G बाजार में बड़े जो 5G बाजार है इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा, तो स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पर होने वाला है, दिल्ली एम्स में इसका परीक्षण होगा। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पर, दिल्ली एम्स में होने वाला है। और MRI का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है। अगर पूरी बॉडी का चेकअप करना है या जो पूरी बॉडी को स्कैन करना है, पूरी बॉडी का एक एक चीज़ को अगर देखना है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI की जाती है MRI मशीन द्वारा। दिल्ली एम्स में जो स्वदेशी जो हमारी MRI मशीन है उसका परीक्षण किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसका आयात कम होगा, इसका आयात घटेगा तो इसकी में लागत कम आने वाली है, और जिससे यह सस्ते पैसों में जो MRI कराई जा सकेगी। और इसकी क्षमता कितनी होने वाली है, तो 1.5 टेस्ला क्षमता इसकी होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है, तो झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो है पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में है वन्य जीव अभ्यारण्य, और पंजाब में जो है इसे स्थापित करने की घोषणा की है, किसके रूप में, तेंदुआ सफारी के रूप में। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंजाब में स्थित है, झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, और पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी होने वाली है यह। और कहाँ पर स्थापित होगा, तो श्री आनंदपुर साहिब, जो पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब है यहाँ पर स्थापित होने वाला है। और अभी जो बजट आया था इस बजट में इसकी घोषणा होती है, और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और पंजाब जो ऐसा राज्य है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है, एक भी नेशनल पार्क किस राज्य में नहीं है, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। और जो झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे जो तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने वाला है पंजाब। दिल्ली की CM अभी कौन है वर्तमान में, रेखा
गुप्ता जी है। और वित्त मंत्री भी कौन है? दिल्ली की जो वित्त मंत्री भी रेखा गुप्ता जी है। और अभी इनके द्वारा बजट पेश किया गया था, तो कितने 1,00,000 करोड़ का यह बजट था। महिलाओं के लिए इसमें 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। और अटल कैंटीन प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, जिसके तहत 5 रुपये में जो है खाना दिया जाएगा अटल कैंटीन में। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा अभी किसे मिला है? तो जो माधव नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क, इसे 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और 57वां टाइगर रिजर्व भी रातापानी कहाँ का था? तो यह भी मध्य प्रदेश का ही था। और 56वां कौन सा था? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है टाइगर रिजर्व था, और ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर प्रारंभ होगी? तो ये लखनऊ में होने वाली है। जो कुकरेल स्थान है, कुकरेल स्थान है, तो लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी प्रारंभ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड IIT मद्रास को मिला है। IP अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं, हमारे बौद्धिक अधिकार होते हैं, अर्थात हमारी जो बुद्धि है इसके द्वारा हम कोई नया आविष्कार करते हैं, उसका कोई कार्य करने का बेहतर तरीका या अलग तरीके से उस कार्य को करने का एक अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसको हमें पेटेंट मिलता है। तो जो उदाहरण के लिए इसमें आप देख सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इसके अंतर्गत आते हैं। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल है, इसने इसकी अभी जो है सूचना दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय श्री पीयूष गोयल ने इसकी सूचना दी है कि सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का अवार्ड किसे मिला है। भारत की ओर से सर्वाधिक पेटेंट किसने दाखिल करने के लिए अनुरोध किया था या दाखिल करने के लिए पत्र था? तो सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का अवार्ड किसे? IIT मद्रास को मिला है। और शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड IIT कानपुर को दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 39वीं रैंक मिली है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पेटेंट कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो पेटेंट है आपका 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI टैग के बारे में अगर देखें तो इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। यह कब का इसके लिए अधिनियम आया था? एक्ट तो 1999 का एक्ट आता है इसके लिए। और 2004 में पहली बार जो दार्जिलिंग की चाय है इसे पेटेंट दिया गया, यह जो इसे GI टैग दिया गया था। और दार्जिलिंग की चाय जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है इसे 2004 में पहली बार जो है GI टैग दिया गया था। और कितने वर्षों के लिए होता है GI टैग? तो 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी? तो गुजरात में प्रारंभ होने वाली है 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप। 11वां क्रम रहने वाला है एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का। गुजरात अहमदाबाद में यह आयोजित होने वाली है और 1 से 15 अक्टूबर में इसका आयोजन होगा जो एशियाई तैराकी चैंपियनशिप है। अभी बक्सी कप का भी आयोजन हुआ, तो बक्सी कप का विजेता कौन रहा है? तो जो भारतीय नौसेना अकादमी है यह इस बार बक्सी कप की विजेता रही है। और कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो केरल का जो एझिमाला स्थान है, यहाँ पर बक्सी कप का विजेता कौन रहता है? भारतीय नौसेना अकादमी इसकी विजेता रहती है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके लिए 100% पूरा एफर्ट लगाता हूँ, जल्दी आपकी क्लास अपलोड हो, जल्दी आपको क्लास मिल सके और आपको जो है बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, बेस्ट तरीके से जो करंट के प्रश्न है उन्हें जो है बता सकूँ। साथ में आपको कल का रिवीजन और जो आज के प्रश्न है उनका पुनः रिवाइज करा सकूँ और आपको बेहतर तरीके से रिवीजन के साथ याद रह सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लास कैसी लगती है और आप जो है कितना इससे बेनिफिट ले सकते हो। पहला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? तो यह इंडोनेशिया होने वाला है। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिंग तारा और बेलाक्ट्रिस ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह जापान की कंपनी है। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है? गुजरात में प्रारंभ होगा, आणंद में। भारत के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? किस राज्य ने डाइवर्ट किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही
ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2BIF एस्ट्राटियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनोकण वाली स्याही किसने बनाई है? तो यह भाभा परमाणु संयंत्र और जो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है इसके द्वारा बनाई गई है। हाल ही में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? शिलोंग में हुआ है, मेघालय में। हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने किसके लिए पहली बार जो भारतीय टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? S रविचंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश का यह स्थायी निवासी जो समुदाय हैं। हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तराखंड से। अब आज के प्रश्नों को देख लेते। भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? तो यह श्रीलंका के साथ। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य जी को। वर्ष 2025 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? तो यह JSW स्टील कंपनी बनी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है रंगमंच दिवस। उड़ीसा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर्ड जगन्नाथी शाहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? तो अदरक से संबंधित है। चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो टैक्सी सेवा से इसका संबंध है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर? दिल्ली एम्स में इसका परीक्षण प्रारंभ हुआ है। हाल ही में किसने जज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के लिए सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो हमारा IIT मद्रास है इसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड मिला है सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने के लिए। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह कहाँ पर प्रारंभ होने वाली है? अक्टूबर माह में एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 11वें नंबर की। तो यह गुजरात अहमदाबाद में प्रारंभ होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।